हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिव्य कुमार सर और जुनेद सर। आप दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। सर, आज हम आपसे दो तीन जो अहम टॉपिक हैं उनके ऊपर आपकी राय जानेंगे। एक तो ये आर्कोलॉजी के रिलेटेड राम सेतु के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये नेशनल मॉन्यूमेंट में क्यों शामिल नहीं हो सकता, और इसके पीछे असल जो रीजन है वो भी हमें थोड़ा सा बताएं हमारे जानने वालों को। सर अक्सर एक दफ़ा हमने पुरानी वीडियो की थी तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि भाई राम सेतु कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता आपके नेशनल मॉन्यूमेंट में। उसकी वजह बताई थी जो थोरियम वगैरह से रिलेटेड थी। तो मैंने कहा आज चलो एक प्रूफ ही दिखा देते हैं लोगों को। तो मैंने सर स्क्रीन शेयर की, उसे एक्सेप्ट करें। जी। मुझे पीछे बैठा दिया बैक स्टेज। हाँ जी, आपको थोड़ा सा हमने ये आ गया जी। अच्छा, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सर पढ़ेंगे तो ये है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 इंडिया का। जी। ठीक है, इसके अगर मैं एग्जैक्ट अगर हम इसको जाएंगे, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ये 38(2) अगर हम पढ़ें, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी काइंड ऑफ मैटर्स the prohibition or regulation by licensing of mining, quarrying, excavating, blasting, or any operation of a like nature near a protected monument or the construction of buildings on land adjoining such monuments। हम्म। ठीक है, इसके बाद इसकी सेफ्टी के लिए और भी है, लेकिन ये जो पहला पहला है ना ये बहुत मेन है। ठीक है, अगर नेशनल मॉन्यूमेंट राम सेतु को बना देते हैं तो ये लॉ लागू हो जाएगा उसके ऊपर। और अगर ये लॉ हम्म। लागू हो जाएगा तो हम्म। सर इसके 20 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो थोरियम कैसे निकालेंगे? हम्म। थोरियम नहीं निकालेंगे तो फिर वो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो कैसे चलेंगे? हम्म। और इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे, हम्म। सेल्फ सफिशिएंट? ठीक है, तो ये नहीं। डॉक्यूमेंट भी मैं लगा दूंगा ताकि लोग पढ़ सकें। और हम्म। काफी सारे लोगों का तो मानना है कि यही असली राम सेतु है, पर जी। वैसे मेरा मानना नहीं है ये कि ये असली राम सेतु है। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो राम सेतु है ये असली राम सेतु का छोटा सा हिस्सा है। हम्म। इसकी तो वजह है, उनकी जगह अलग है, दोनों की जगह अलग है, या देखें एक ही अभी जगह पे है दोनों? मैं एक स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ, आप देखें, मैं आपको समझाता हूँ कैसा मेरे को क्यों लगता है। अच्छा देखें, अगर इसको हम देखेंगे, पहली बात तो जो ये फासला बनता है यहाँ से इंडिया से श्रीलंका तक, ये सर जो राम सेतु अभी एग्जिस्ट करता है वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। हम्म। एक योजन होता है 12.5 किलोमीटर, 12.4 किलोमीटर। अगर हनुमान जी 100 की जंप को आप 100 योजन कैलकुलेट का, कर रहे हैं ना? हाँ भगवान हनुमान की जंप के ऊपर आप कैलकुलेट कर बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर 100 योजन का जंप है तो मतलब ये आपके करीब 1250 किलोमीटर हुआ है। तो क्या ये हम्म। 1250 किलोमीटर का दूर तो है नहीं, ये तो 30 किलोमीटर दूर है, पहली चीज। हम्म। दूसरी चीज, इसके अंदर एक और चीज जो रामायण में लिखी गई है कि महेंद्र गिरी से जंप लगाया था। सर महेंद्र गिरी एक तो हम्म। ये रहा तमिलनाडु में, हम्म। एक महेंद्र गिरी हम्म। इधर भी है, इधर सीतामढ़ी के पास ओडिशा में, वो भी समंदर के पास ही है। अब कौन से महेंद्र गिरी से जंप लगा है? क्योंकि दोनों समंदर के पास है, दोनों महेंद्र गिरी हैं। ठीक है, क्या इतने सालों में कोई अर्थक्वेक आए हैं या कुछ और हुआ है जिसकी वजह से लंका करीब आ गई? या ये हम्म। लंका है ही नहीं, ये हिंदुस्तान का हिस्सा था जिसके बीच में पानी आ गया अर्थक्वेक से? क्योंकि एक पुराना हम्म। संगम लिटरेचर जो है उसके अंदर एक बहुत ही 8 कॉन्टिनेंट का जिक्र किया जाता है, जिसको दुनिया में 8 कॉन्टिनेंट कहा जाता है। मैं नाम उसका भी भूल गया। कहते हैं कि वो इधर इंडियन ओशन में बिल्कुल बीच में था, मिडिल ईस्ट और इंडोनेशिया के बीच में।
अगर उसको मैप पे निकाल के मेजर करें डिस्टेंस, तो वो इंडिया से 100 योजन मतलब 1250 किलोमीटर ही बनता है उसकी दूरी। और उसका जिक्र लिटरे तमिल संगम लिटरेचर में है, जो कि करीब 3-3.5 हजार साल पुराना। तो क्या वो असली कॉन्टिनेंट, वो असली लंका थी जो डूब गई, या ये लंका उसी लंका का हिस्सा है, या ये लंका इंडिया का हिस्सा है, या ये लंका ही असली लंका है जो कि दूर थी करीब आ गई? क्या हुआ? लाखों सालों में जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है। महेंद्रगिरी कौन सा था? अगर महेंद्रगिरी ओडिशा वाला है, फिर तो ये पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाता है, फिर तो वो पूरा जंप आपका इंडोनेशिया की तरफ चला जाएगा जी। महेंद्रगिरी से। ठीक है, सही। तो वो अलग आपका चेंज हो जाता है। तो बहुत सी चीजें हैं जो जो मिक्स एंड मैच हैं। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो देखें, कोई साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो पता चलेगा। लेकिन ये चीजें हकीकत से बैठती नहीं है। कुछ चीजें जो सही। बैठती हैं, जैसे कि राम सेतु, वो है। राम सेतु की कार्बन डेटिंग एग्जैक्टली रामायण वाली है। पत्थर पानी में तैरते हैं, तो वो राम सेतु पूरा तैर ही रहा है। ठीक है, उधर पत्थर ऐसे मिले हैं जो कि पानी में तैरते हैं, वहां पर सैंपल भी है। क्या श्रीलंका वही लंका है? तो श्रीलंका में रावण के पुराने मॉन्यूमेंट्स और कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लेकिन इसमें से थ्योरी कौन सी सही है, एग्जैक्ट थ्योरी क्या है, उस थ्योरी का नहीं पता। सही। ये असली अच्छा, राम दूसरा। सेतु का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, जो मेरे को लगता है। जी। अच्छा, आपने बात की कि क्योंकि ये नेशनल मॉन्यूमेंट में इसको शामिल कर दिया गया, तो थोरियम को निकालने का जो प्रोसीजर है वो रुक सकता है, क्योंकि 20 किलोमीटर के अंदर आप हम्म। जो है इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो कोई इस तरह अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, कानून के अंदर तरमीम करके इसको किया जा सकता है कि सिर्फ जो राम सेतु है इसके अंदर आप कर सकते हैं, बाकी जगहों पर नहीं कर सकते? कोई कानून के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती? सर ये फिर बहुत मुश्किल कानून हो जाएगा, और उसको फिर हम्म। जस्टिफाई करना कोर्ट ऑफ लॉ में बहुत मुश्किल हो जाएगा। कानून की चेंज हो सकती है 2/3 मेजोरिटी से, लेकिन हम्म। वो फिर अप्लाई फिर वो हर जगह पे होगी। अगर उसके अंदर हम्म। सिर्फ राम सेतु डाल देंगे, तो वो फिर कोर्ट में लीगल ही नहीं रहेगा। फिर कोर्ट में मसले मसाइल हो जाएंगे कि ये क्या है। ऐसे तो हर हम्म। मॉन्यूमेंट साइड के आगे पीछे कुछ ना कुछ आपको नेचुरल रिसोर्सेस मिल जाएंगी। हम्म। ठीक है, तो वो एक चीज को आप एग्जैक्टली स्पेशली कर नहीं सकते। करेंगे तो हम्म। फिर सभी का होगा। जी। जुनेद सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अच्छा, दिविक जी जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं उसको कुमारी कुंदुम बोलते हैं, जो एक आइलैंड हुआ हाँ, करता था कुमारी कदम। इमेजिनरी। हाँ। हम्म। और आप खुद देखें गूगल पे बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे जो लोगों ने प्रपोज किए हैं। और ये जो लिटरेचर से निकल के आया कि ऐसा एक आइलैंड हुआ करता था जो कि वाटर लेवल बढ़ने की वजह से नीचे चला गया। कुमारी कुंदुम में अगर आप जाएं तो कुमारी आरू, फिर आपका कुमारी आरू, उसके बाद से इसमें रिवर्स भी थी। कुमारी कंदुम में बहुत सारी रिवर्स भी थी, उसके ऊपर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वैदिक लिटरेचर्स में। हम्म। सही। बिल्कुल सही। चले, ये तो कुछ चीजें क्लियर हुई राम सेतु को लेकर। लेकिन अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ चीजें अभी भी जो है उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि कुमारी कंदम के खास। ऊपर भी रिसर्च हम्म। कुमारी कंदम के हम्म। ऊपर भी सर रिसर्च चल रही है। बिल्कुल। चले, अब हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। कश्मीर के जो है वो स्टेटस के ऊपर बात करेंगे कि उसको जो है उसको स्टेटहुड कब मिल सकता है, और उसकी क्या शक्ल हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर देखिए, मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है, वो आप हम्म। एक्सेप्ट करें। जी। एक मिनट सर, पिज्जा वाला आ गया। जी, आप पिज्जा भी खाएं पापा साथ जॉन्स साथ में, वाला, और पापा जॉन्स वाला। दिवेक भाई वहां पर पिज्जे खा रहे हैं, और पापा जॉन्स का खाते हैं ये नहीं खाते, अभी पूछते हैं उनसे। आपने जुनेद भाई, इंडिया में है पापा जॉन्स? भारत में तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपके यहाँ लॉयलिटी का मैटर है। वो आदमी अच्छा। पाकिस्तानी नहीं बोल सकता अपने आप को जब तक वो पापा जॉन्स का पिज्जा नहीं खाएगा। मैंने तो नहीं खाया, यकीन माने, मैंने नहीं खाया। आपके यहाँ मिलता नहीं है ना, इसलिए नहीं खाया आपने। नहीं, यहाँ पर है फैसलाबाद में पापा जॉन।
मेरा ख्याल में है, मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है। हम्म, अच्छा, आप उतनी देर कंटिन्यू करें कि ये कश्मीर के बारे में कुछ है आपको आइडिया? एक मिनट, ये इन्होंने क्या दिखाया? 239A, टू थर्टी जी, नाइन ए की तहत जम्मू कश्मीर को पावर दी गई थी यूटी की। और टू थर्टी थोड़ा नाइन सा जुनेद भाई थोड़ी सी आवाज अपनी ऊंची कर लें प्लीज। 239A की आर्टिकल 239A की तहत इनको पावर दिया गया था हम्म। यूटी का। और 239A जो है आपको हम्म। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बोला, न्यू दिल्ली जो हमारा बना, दिल्ली हम्म। स्टेट बना यूटी, हम्म। सॉरी दिल्ली यूटी को भी उसी एक्ट की तहत बनाया गया। अब हम्म। फ्यूचर में जब उसको स्टेटहुड रिस्टोर होगी तो हम्म। फर्दर पुलिस सेंटर के हाथ में रहेगी। और कमोबेश जैसा दिल्ली का सिस्टम है वैसे ही कश्मीर का सिस्टम होगा, जेएनके का। हम्म। यूटी का स्टोर अगर रिस्टोर करेंगे स्टेटहुड को। हम्म। सही। बता दिया ना सारा। नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, आप वेट कर कंप्लीट रहा करें। बस यही है कि सर लद्दाख को जब यूटी बनाया तो लद्दाख को यूटी बनाया था आर्टिकल 239 की तरह, और हम्म। कश्मीर और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया 239 ए की तहत। तो हम्म। 239 बेसिकली प्योर यूटी होती है, जैसे कि आपके हम्म। दमन दीव चंडीगढ़ वगैरह है। लेकिन ये पौंडीचेरी। जो 39 ए है ये पौंडीचेरी और दिल्ली की तरह, जहां पर इसकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली, अपनी एक सही। कैबिनेट, अपना चीफ हम्म। मिनिस्टर तो होगा, लेकिन ये हम्म। सेंटर के अंडर ही आएंगे। और हम्म, ये देखें, सही। ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, इसके अंदर हम्म। आप जम्मू कश्मीर के आगे 239 ए ही आपको मिलेगा। हम्म। दूसरा, अगर मैं आपको उसके साथ दूसरी स्क्रीन ही में आपका अगर शेयर करूं हम्म। आपको, तो आपको नजर आएगा कि ये सर दूसरी स्क्रीन एक्सेप्ट करें। अगर आप दूसरी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये आपके 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, 239 ए क्रिएशन ऑफ जी। लोकल लेजिस्लेटर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। हम्म। जम्मू कश्मीर इसके तहत बना है। इसका मतलब स्टेटहुड वापस करने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर का कंट्रोल जम्मू कश्मीर से हट जाएगा, बल्कि जम्मू हम्म। कश्मीर में अपनी 90 लोगों की 90 एमएलए होंगे, 90 लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, जिसमें 12 से 13 मिनिस्टर होंगे, उसका अपना चीफ मिनिस्टर होगा, पर वो सेंटर के अंडर ही आएगा। जो लद्दाख है, हम्म। वो लद्दाख प्योर यूनियन टेरिटरी है, उधर गवर्नर राज हम्म। ही होगा। सही। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल हम सही। लगा देंगे ताकि लोग देखते रहें। दोनों में फर्क है, यानी कि कश्मीर और लद्दाख की जो बिल्कुल। हैसियत है उसमें फर्क होगा। बिल्कुल। चले, ये अब कश्मीर भी हो गया और अब हम आगे बढ़ते हैं वन तारा की तरफ। दिव्यक सर, वन तारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर दुनिया, बल्कि खासतौर पर भारत के अंदर जो ऐसे जानवर के जो पहले आम थे लेकिन उनकी तादाद में कमी होती जा रही है और वो नायाब होते जा रहे हैं, उनको उनकी नस्ल को बचाने के लिए, उनकी आगे नस्ल को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम वहां पर स्टार्ट किया गया है वन तारा के नाम से। ये किसने किया है और इसमें कौन कौन से जानवर हैं जिनका आगे ख्याल रखा जाएगा उनकी नस्ल के बारे में, और इसकी और भी जो डिटेल है आपके पास वो जरा हमें शेयर करें। पर इसके अंदर बहुत सारे जानवर, पक्षी, अलग अलग किस्म के हम्म। रेप्टाइल से मैमल से लेके हर चीज होगी। साथ हम्म। में देखें, ये 3000 एकड़ पे पूरा सो बनाया है, अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट समझ लें, वाइल्ड लाइफ हम्म। प्रिजर्वेशन को लेके। इसके अंदर सिर्फ हम्म। इंडिया के नहीं, दुनिया भर से भी जानवर लाए गए हैं, दुनिया भर की हम्म। अलग अलग प्रजातियों को भी लेके आए हैं। और हम्म। जिसमें कॉमन भी हैं, अनकॉमन भी हैं, कुछ ऐसी जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, कुछ ऐसी जो एग्जॉटिक हैं। हर चीज को हम्म। लाया गया है। और अगर आपको देखिए, ये इंडिया में जो एनिमल्स को जो एक रिस्पेक्ट दी गई है, हम्म। इंडियन कल्चर में जो एनिमल्स को जो एक हाई स्टैंडर्ड्स, एक जो डेली लिविंग में दिया गया है। और प्लस में जो उस दिन हमने एक बात की थी वेजिटेरियनिज्म में, कि एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हम्म। बायोडाइवर्सिटी, जब तक के हम्म। बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो हम इंसान भी नहीं होंगे। और वो बिल्कुल सही। बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो है,
वो जानवर है। तो इसके हम्म, अंदर ये एक बहुत बड़ा अच्छा खेल है। और दूसरा देखें ये जू है, तो ग्रीनरी प्रोजेक्ट भी आपका इसके अंदर में क्लाइमेट चेंज को लेके, एक हम्म, ग्रीनरी को लेके वो भी चीज हम्म, इसमें एक ऐड होती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो अप्रिशिएट करनी चाहिए सबको। बिल्कुल और बाकी बिल्कुल। आपको स्क्रीन शेयर की है वो आप एक्सेप्ट करें। जी। ये देखें तो ये सर ये 3000 एकड़ पे पूरा का पूरा बना हुआ है। वाह। इसमें जो ब्लू कलर है वो पानी है। ब्लू कलर जो है वो वाटर पानी का है, बॉडी। जैसे ये वाटर बॉडीज हैं। ये देखें इसके अंदर जानवरों के भी नाम लिखे हुए हैं, कौन से कहाँ पर होंगे, और हम्म, पूरा उसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा देखिए इसमें एक और चीज लिखी हुई है मैप में, फ्यूचर एक्सपेंशन, अगर फ्यूचर में हम्म, एक्सपेंड करना हो। और यहाँ पर आपको हम्म, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखें जामनगर और लीजेंड्स जो बोलते हैं हम लोग। बिल्कुल। और ये जू अथॉरिटी का सारी जो परमिशन वगैरह हैं, ये सारे जानवरों के नाम आपको दिए हुए हैं, इनकी क्वांटिटी, इनके एरियाज, लोकेशन, नंबर ऑफ एनिमल, हर चीज ये लिखी हम्म, हुई है। आप ये देखें हम्म, मंगूस, पैट, स्क्वारल, बार्किंग डियर, हिमालयन तार, हम्म, सांबार, हम्म, स्पॉटेड डियर, ये अलग अलग किस्म के। इसके अलावा जितनी भी हम्म, फैसिलिटीज है, एनिमल किचन है, एनिमल हॉस्पिटल है, एंट्रेंस प्लाजा है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, फॉडर शेड हम्म, है, मेंटेनेंस शेड है, क्वारंटीन, इंसिनरेटर है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे इस पे जो है काम किया जा रहा है। हम्म, हम्म। और ऐसे अच्छा ही हमारे। एनिमल से जी। रिलेटेड एक और खबर दे दूं। जी। टाटा ग्रुप जो है वो भी मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा एनिमल हॉस्पिटल बना रहा है मुंबई में। उनको वाह। परमिशन मिल गई है और लैंड भी मिल गई है। हम्म। अच्छा दीपक भाई, मैंने आपको भी बताया कि मैं रहीम यार खां में हूँ। यहाँ पर भी एक छोटा सा ना एक वाइल्ड लाइफ पार्क बना हुआ है। वो पीछे हमें खबर आई थी कि जो शेर यहाँ पर शेर रखे गए हैं उसके लिए जो मीट आता है ना वो उनको मिलता ही नहीं है। वो खुद जो वहाँ के मुलाजम है वो खा जाते हैं। तो ये इस तरह की खबर यहाँ पर पाकिस्तान में मिली थी इधर हमें। हैदराबाद कराची में भी था। हैदराबाद में पूरा जू रेनोवेट किया, 4 अरब 5 अरब लगा के हम्म, सारे जानवर वानवर तैयार किए गए, सब कुछ किया गया। 1 साल के अंदर अंदर सारे ही जानवर मर गए, तकरीबन सारे मर गए 1 साल के अंदर अंदर। हम्म। बिल्कुल सही। अच्छा एक और इससे रिलेटेड ही खबर है, मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं उनकी शादी के बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। हमने एक वीडियो इन्हीं का भी ही देखी थी प्रोजेक्ट था, इन्हीं का ही जिसमें एक जिसमें प्रोजेक्ट वो। है। जी। 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 तो बस उनकी शादी हो रही है राधिका मर्चेंट के साथ, जो कि ग्लोबल न्यूज बनी हुई है। हम्म, कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची भी लगी हुई है कि बिल गेट्स क्यों पहुंचा हुआ है, मार्क जकरबर्ग क्यों पहुंचा हुआ है, कतर का अमीर क्यों पहुंच रहा है। अब हम्म, मैं थोड़ा इस शादी को सिर्फ कवर करने की मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं इस शादी को कवर कर रहा हूँ। हम्म, पहली चीज, वो इसीलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि वो रिलायंस कंपनी में पार्टनर है। अच्छा। जियो में फेसबुक के 2-2.5% है, माइक्रोसॉफ्ट का 1-1.5% हिस्सेदारी है। हम्म, दे आर पार्टनर्स। इसी तरह अच्छा। अबू धाबी मुदाबला जो है वो भी जियो में उसका स्टेक है। हम्म, सऊदी जो उनकी रिलायंस की रिफाइनरी है उसके अंदर 20% अरामको का स्टेक है, सऊदी अरब की हम्म, अरामको, जो कि डायरेक्ट उनके जी। खानदान के एमबीएस के। तो हम्म, वो गेस्ट कम है, वो बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो बिजनेस हम्म, पार्टनर तो आएगा ना दूसरे पार्टनर के हम्म, बेटे की शादी पे। हम्म, बिल्कुल। अ, ये पहली चीज कि ये सारे के सारे पार्टनर, हाँ कुछ इसमें बड़े लोग हैं जो कि पार्टनर शायद ना हो, लेकिन इसमें हम्म, तकरीबन पार्टनर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के कोई आ रहा है और मुंह उठा के। दूसरी चीज जो है, इस शादी में रियाना को बुलाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम्म, रियाना सिंगर, सेलिब्रिटी। जी। लास्ट जब पहले फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो रिहाना जैसियों को बहुत दिल में दर्द उठा था इंडिया के फार्मर्स के लिए, कि इनके साथ हम्म, इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरा कर रही है। हम्म, दूसरे फार्मर प्रोटेस्ट पे तो बोली भी नहीं ना। यूरोप में हम्म, अभी भी यूरोप के 16 मुल्कों में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इधर भी कुछ नहीं बोल रही रिहाना। हम्म, ठीक। ठीक है। पर अंबानी ने है ना रिहाना को, रिहाना की औकात दिखाई है हम्म, कि तुम लोगों को जब पैसे देंगे ना तो तुम लोग नाचोगे शादियों में आके। 50 करोड़ रुपए दिया, अंबानी की शादी में आई है, परफॉर्मेंस हम्म, देगी, गाना वाना गाएगी, चली जाएगी अमेरिका। ये है इनकी बस औकात। शादियों में नहीं, सिर्फ मुंडन में भी आके नाचेंगे। पैसे दो, मतलब बेसिकली पैसे दो तो आप लोग कहीं पे भी गाओगे, कहीं पे हम्म, भी जाओगे। हम्म, ठीक है। और तुम्हें पैसे एक इंडियन दे रहा है, इंडिया से दे रहा है, तुम इंडिया आई हम्म, हो गाना गाने। ये और भी ज्यादा बेइज्जती करने वाली बात। हम्म।
हमारे पंजाबी में एक जुमला बोला जाता है, "मैनू नोट विखा मेरा मूड बने"। तो उनको नोट दिखाए गए, अरे उनका मूड भाई, बन गया फिर। जुमला या मूड गाना बनी है? हुआ ना, इधर औकात जरूर दिख गई है। हम्म। जी जुनेद भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ ये बहुत मशहूर गाना है। अच्छा जी। अच्छा, मैं एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा। जी। हजारों नहीं, करोड़ों, जो मैं हम लोग पिछले 2-3 वीडियो से मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू वर्सेस सनातनी। जी। तो करोड़ों हिंदुओं से बेहतर है ये अंबानी खानदान। हम्म। ये जानवरों के लिए भी काम करते हैं, ये देश के लिए भी काम करते हैं। प्री वेडिंग जो आप वीडियो का जिक्र कर रहे थे, उसके अंदर ये जी। सारे गरीबों को, पूरे जामनगर शहर को खिला रहे थे। हम्म। ठीक है, इन्होंने 12 मंदिर उधर रिनोवेट करवाए हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो पूरे शहर को बैठ के खाना खिलाए और 12 मंदिर रिनोवेट। आप 2 बंदे को खिला सकते हो, 2 बंदे को खिलाओ, पर खिलाया किसी ने? वो उन करोड़ों हिंदुओं ने कभी। हम्म। और वो करोड़ों इन पे उंगलियां उठाते हैं। अच्छा, मुझे जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी वो सम्मान देकर खिला रहे थे। यहाँ पर हाँ, आम पाकिस्तानी में जो खिलाते हैं तो बड़े उनको लाइनों में लगा दिया जाता है, उनको धक्के मारे जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, लेकिन वो ऐसे साथ में हाथ भी जोड़ रहे थे, सम्मान भी उनका उनको सम्मान कर रहे थे और साथ में उनको खाना भी दे रहे थे। मुझे बहुत बड़ी एक ये चीज अच्छी लगी उनकी। एक चीज होती है कि यार मुकेश तो करेगा, ठीक है, तो मुकेश करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या उसके बच्चे भी करते हैं? बड़ी बात हुआ, आने वाली पीढ़ी तो वो है ना। मैं आपको बता दूं, आकाश की कभी मैंने कोई कहानी नहीं सुनी। ईशा की बहुत कहानी है, ये अनंत की भी कहानी है। ये बिगड़े हुए बच्चे थे, और गुजरातियों को पता है कि बच्चों को कैसे सीधा करना होता है। ठीक है, आज ये इतने सीधे हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी इनके घर पे कुटाइयां लगी हैं, खास करके अनंत की। सुनने में आया अनंत को तो डंडे से भी मारा गया है। अच्छा। मुकेश, हाँ, एक एक उसकी हरकत थी, उसकी वजह से। ईशा को तो प्रॉपर जो एक होती है ना टीचिंग, वो जी। ईशा को सिखाई गई जब ये बॉस्टन आईवी लीग में पढ़ती थी। हम्म। हम्म। उसको बड़ा घमंड था पैसों का, अपने बाप का। तो आप बाप ने अपने प्लेन बच्चों भी को नहीं भी भेजा था। सिखाते हो। तो जो मैं वो वीडियो को गौर से देखें तो आगे जाके मुकेश अंबानी के बाद जो अनंत की उनकी जो बेटी। बीवी बीवी बनने वाली है, अनंत की अच्छा। बीवी, जो इनकी बहू राधिका। राधिका मर्चेंट, वो भी हम्म। उसी सेवा भाव से खिला रही थी। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम्म। मुकेश तो खिलाएगा यार, वो नीचे से हम्म। उठा है। लेकिन जो उसके बच्चे जो पैदा ही अरबपति हुए हैं, क्या वो भी उतना ही सम्मान करते हैं? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हम्म। क्योंकि वो है आने वाली पीढ़ी, और वो भी उतना ही करते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है और बहुत ही एप्रिशिएट करना चाहिए ये सारी जो उन्होंने इस तरह की है। जुनेद भाई आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही और आपकी तस्वीर भी रुक जाती है, थोड़ा आप भी अपनी राय का इज़हार कर दें। बाद में हमसे गिला होता है कि हम आपको टाइम नहीं देते। देख लें आपसे लोग इतना प्यार करते हैं लेकिन आप जो है ना चुप करके बैठे रहते हैं साइड में। नहीं, मैं भी सीखते रहता हूँ, समझते रहता हूँ। ठीक है, तो हुँ। इसलिए मैं कभी कभी चुप रहता हूँ। बाकी दिव्य जी ने काफी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, तो इसमें कुछ नया है नहीं। और ईसा अंबानी का मुझे एक किस्सा याद है कि एक दफा वो हॉलीडे के टाइम पे, जब उसका सेमेस्टर एंड हो रहा था, तो अपने दोस्तों में ऐसे टफड़ी के लिए बोल दिया कि मेरा बाप सबसे अमीर है, मैं तो अपना पर्सनल चार्टर्ड प्लेन से घर जाऊंगी। तो हुँ। फादर ने भेजा ही नहीं प्लेन। तो वो एक इंसल्टिंग मोमेंट था उनके लिए। एक दफा बिजनेस क्लास अनंत की भी टिकट नहीं भेजी, इकोनॉमी हम्म, क्लास, वो भी थर्ड क्लास एयरलाइन की भेजी। अच्छा। एक दफा अनंत अंबानी ने गार्ड को ह्यूमिलिएट किया था, तो उसको हुँ। सबके सामने बोला कि जाके माफी मांगो। हुँ। ठीक है। माफी मांगो, और डंडे पे मारा था ये उसी पे। एक वीडियो हुँ। अनंत की आपको यूट्यूब पे अभी भी मिल जाएगी, यहाँ पर इनके घर के कोई बुजुर्ग हैं जो काम करते हैं इनके घर पे। जी। वो अनंत के पैर छू रहे थे और अनंत उनको शाबाशी दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा हुँ। था। हुँ। उसके ऊपर इतने डंडों से मारा गया, और उससे फिर पब्लिकली इसने अपोलोजाइज किया है। हुँ। बड़ी तो बात अपने है। बच्चों को सुधार, ये सारे गुजराती, मारवाड़ी, ये हुँ। जितने होंगे ना, आपको ये सब में मिलेगा। हुँ। जितने इंडिया में ये सारे गुजराती मारवाड़ी हैं, बिरला वगैरह, ये टाटा, ये आपके अदानी, हुँ। ये सारे ऐसे डाउन टू अर्थ।
हम्म। अच्छा, एक कहावत है कि वो जो दरख्त होते हैं ना, झुके हुए दरख्त, फल भी उसी को लगता है। जो देखे, ये कीकर होती है कैसे तनी हुई होती है, सफेदा कैसे तना हुआ होता है, उसको कोई फल नहीं लगता। तो जो आम का दरख्त है, देखे कैसे झुका हुआ होता है और फल उसी को लगता है। तो ऐसे ही मिसाल है कि जो जितना झुका हुआ होगा उसको उतना ही नवाजा जाता है। ऐसा ही है सर। हम्म। तो दिवेक सर, आगे भी एक दो टॉपिक है, यहीं पर इसको एंड कर दें या उसको कंप्लीट करें हम? इसको एंड कर दें, अगले में कर लेते हैं। चले तो तमाम दोस्तों, जुनेद सर, कुछ आपने बात करनी है एंड में, कुछ को अपना नहीं नहीं, मैसेज दे दें। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैसेज दे देना अपना। मैसेज क्या है, बस मकसद नहीं बोलना है। अच्छा, हम मस्ती मजाक में बोलते हैं मैसेज, क्या बोलते हैं, मकसद नहीं बोलना है। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य यही होता है कि जब आप वोट देने जाओ ना, उस दिन मत बोलना कि किसको वोट करना है या किसको नहीं करना। अच्छा इसलिए अच्छा, बोलना एक और चीज, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वोट देने जरूर जाना। ये नहीं सोचना कि जी सारी दुनिया कह रही है कि मोदी ने जीत जाना है और आप घर में बैठे रहो कि जी मोदी ने तो जीत जाना और मैं घर में बैठा रहूं। आपने निकलना है और वोट डालना है, जिसको मर्जी डालें, वो आपकी मर्जी है कि आप, मैंने आपकी आपको मर्जी, बताया, लेकिन इंडिया में 96 करोड़ वोटर हैं। हम्म 2014 में जी 16 करोड़ वोट, 19 हम्म में हम्म कोई 22 या 23 करोड़ वोट। हम्म, मतलब आधी से ज्यादा आवाम निकली ही नहीं। जी। और इसके ऊपर अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, मेरे पास इसके ऊपर एक चले अच्छा पॉइंट भी आया है। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू।